So, formal good morning to all of you, and we continue our conversation yesterday, and we started with the concept of microeconomics and macroeconomics. Microeconomics is about dealing with all the people together or one individual component at a time. One individual component at a time, and macroeconomics is about dealing with things all together. Yes or no? आप सब यस कह रहे हो तो मैं थोड़े थोड़े दो तीन छोटे छोटे रैपिड फायर क्वेश्चन पूछूंगा ये चेक करने के लिए कि आप टॉपिक सही समझ पाए या नहीं. कैन आई स्टार्ट? सर, माइक्रो और मैक्रो की डेफिनेशन हर व्यक्ति के लिए स्टैंडर्डाइज्ड है या देखने के एंगल से चेंज हो सकती है? सर, कहना क्या चाहते हो? आपने सीए ज्वाइन करा है, ये आपके लिए छोटा डिसीजन है या बड़ा? बहुत बड़ा है सर. करेक्ट. लेकिन सीए इंस्टीट्यूट में 8 लाख बच्चे रजिस्टर्ड हैं, तो वो छोटा है या बड़ा? सीए इंस्टीट्यूट तो बहुत बड़ा है, उसके लिए आप एक रजिस्ट्रेशन हो, तो सीए इंस्टीट्यूट के लिए आप बहुत बड़े हो या छोटे? छोटे. सो व्हाट इज मैक्रो फॉर यू इज माइक्रो फॉर सीए इंस्टीट्यूट. आपके घर में पहली कार आती है, फर्स्ट कार इन द हाउस, छोटी बात होती, बड़ी बात होती है? आए सर, कार आ रही है सर, है या ना? पर जिस कार कंपनी ने आपको कार बेची उसने एक ही बनाई है, ऐसी बहुत सारी बनाई है, तो क्या होगा जी? उनके लिए छोटी बात. तो तुम्हारे लिए जो मैक्रो, उनके लिए जो माइक्रो. ये डिफरेंस समझता है या ना? आपके घर में 4 घंटे लाइट चली जाए, ये बड़ी बात है आजकल, क्योंकि लाइट आजकल उतनी नहीं जाती. कॉलोनी वालों के लिए छोटी बात है. कॉलोनी की लाइट चली जाए तो कॉलोनी के लिए बड़ी बात, शहर के लिए छोटी बात. शहर की लाइट चली जाए प्रदेश के लिए छोटी बात, कॉलोनी के लिए बड़ी बात. प्रदेश में लाइट चली जाए मामा जी के लिए बड़ी बात, मोदी जी के लिए छोटी बात. है या ना? तो माइक्रो और मैक्रो देखने के एंगल से और पर्सपेक्टिव से डिफाइन होगा मेरे बच्चों. है या ना? ओके. सो माइक्रो एग्रीगेटिव चीजों को साथ लेके चलेगा. एक वर्ड अगर आपने कल घर पे नोट्स उठा के थोड़े से पढ़े हो जो मैंने दिए थे, तो उसमें वो एक बोलता है, इट टॉक्स अबाउट पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस. ऐसा आपने पढ़ा था क्या? कौन पढ़ता है मोबाइल में? हमारे पास इतनी सारी अलग अलग ऐप है. पढ़ा था? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स टॉक्स अबाउट पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, मतलब एक कस्टमर, एक प्रोड्यूसर, एक बंदा मार्केट में क्या करता है, वो पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस होता है. वर्सेस सबको साथ में लेके चलना, वो जनरल इक्विलिब्रियम होता है. तो वो मैक्रो का काम है. तो माइक्रो और मैक्रो में ये डिफरेंस समझना होगा. हाँ या ना? बेटा, आपको अगर दिक्कत हो रही हो तो इधर आगे जगह है फर्स्ट बेंच पे, इफ यू वांट टू कम, बिकॉज वो थोड़ा बहुत रिपेयर कर रहे हैं. आप आगे आना चाहो आ सकते हो बेटा, प्लीज कम बेटा. उधर आप, बाकी आपको भी डिस्टर्बेंस हो रहा है क्या एक दो लोगों को? नहीं? पीछे वालों को दिख तो रहा है ना? हाँ, टॉल बच्चों के साथ ये चैलेंज हो जाता है. मैं तो बचपन से आगे कभी बैठ ही नहीं पाया. बैठो भी तो पीछे वाले नहीं दिख रहा है, तो बाय डिफॉल्ट ही बैक बेंचर बने हम तो. चलो. सो माइक्रो एंड मैक्रो इज पर्सपेक्टिव बेस्ड. ठीक है. और जब आप इसको पढ़ने समझने जाते हो, जैसे मैंने आपको कल एग्जांपल लिया था, हम पॉपुलेशन काउंट कर रहे हैं, है ना? तो पॉपुलेशन काउंट करने गए तो सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, 7 सिस्टर स्टेट से लेकर राजस्थान तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो क्वेश्चंस थे वो हमने एक जैसे पूछे सबसे या अलग अलग पूछे? अलग अलग या एक जैसे? डिसाइड कर लो. अभी तो कोई बोला था अलग अलग ज्यादा पढ़ लिख के बैठे होते. देखो, कुछ कुछ क्वेश्चंस नॉट एप्लीकेबल हो सकते, बट क्वेश्चन तो कॉमन बनेगा ना. अब जैसे मैं आके गांव में, शहर में बैठ के पूछूं, आप खाना चूल्हे पे पकाते हो लकड़ी जला के या गैस पे, तो वो बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन कैंसिल हो जाता है वहां पर. बराबर? तो अब जैसे अब मैं फ्लैट में जाके पॉपुलेशन काउंटिंग डिस्कशन करूं, बोला आपके यहाँ बिजली है, तो ऐसे क्वेश्चन नॉट एप्लीकेबल हो सकते बस.
बट बाकी क्वेश्चन एयर्स तो पूरे कॉमन होंगे पूरे इंडिया के, क्योंकि अगर आपने कॉमन सेट ऑफ क्वेश्चंस नहीं बनाया तो आपको डेटा नहीं मिलेगा। डेटा नहीं मिलेगा तो आप उसको प्लान कैसे करोगे फिर? ये बात समझ में आई? हेलो। So when you get this data, so now this is a scientific way of organizing the information. तो मन में सवाल उठता है, इकोनॉमिक्स को किस कैटेगरी में रखना चाहोगे, साइंस की कैटेगरी में या आर्ट की कैटेगरी में? तो सवाल उठता है सर इसमें दोनों के गुण नजर आ जाते हैं। साइंस क्यों? जब मैंने डेटा इकट्ठा करा तो सब जगह से एक एक क्वेश्चन प्रॉपर व्यवस्थित पूछा। और साइंस क्या होती है? साइंस इज समथिंग विच इज डन आफ्टर अ रिपीटेड ऑब्जर्वेशन इन अ डिसिप्लिन्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड वे। आज तुम्हारे मेरे शरीर के टेम्परेचर को किसने डिफाइन करा कि 98.4 तक हमको बुखार नहीं माना जाएगा? तो ऐसा बादल गरजा, बिजली चमकी, प्रभु ने प्रदर्शित करा और हमने 98.4 लिखा, या फिर हमने रिपीटेड ऑब्जर्वेशंस अक्रॉस द वर्ल्ड देखकर ये डिसाइड करा कि यार इतने तक का बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल माना जाएगा? तो रिपीटेड ऑब्जर्वेशंस हुए ना। और फिर दुनिया ने मिलकर एक थर्मामीटर बनाया है जो हम मुंह में फंसा दें, और फिर वहां पे 98.4 के वहां एक रेड लाइन भी डाली है उसमें कि जब हम देखते ओ निकला निकला आगे निकला, बुखार आया, छुट्टी मिली। मन में हालत यह है कि रिएक्शन पे लिए छुट्टी मिली मम्मा, वर्सेस कामकाजी आदमी को लगता है बुखार आ गया, आज क्या रोटी कैसे इकट्ठा करूंगा बच्चों के लिए, मजदूरी पे नहीं जा पाऊंगा। गरीब आदमी की परेशानी वो है। लेकिन वो 98.4 कैसे डिसाइड हुआ? आफ्टर अ रिपीटेड सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस ना। हेलो। तो क्या मैथ में मतलब आप बोल सकते हो कि इकोनॉमिक्स में साइंस इन्वॉल्व है? एक बार साइंटिफिक तरीके से पूरा डेटा इकट्ठा कर लिया मैंने पूरे इंडिया का, उसके बाद मैंने बोला कि अब मैं क्या करूं कि अब लोगों को गोली खिलाऊं। कल बताया था ना कि लोग गोली खा रहे थे एक एक करके। तो मैंने जो तरीका ढूंढा कि यार मैं लोगों को कुछ हेल्प करूं और लोगों को एक नए तरीके से कुछ हेल्प करूं, तो हमने बोला हम सरकारी स्कूलों से गोलियां बंटवा दें। तो गोलियां बंटवाने का जब काम हुआ तो हमने क्या करा, फिर ये जो तरीका ढूंढा कि पहले हम हेल्थ मिनिस्ट्री को बोले, फिर कलेक्टर को बोले, कलेक्टर से लेके प्रिंसिपल, प्रिंसिपल से क्लास टीचर, स्टूडेंट। ये किसी किताब में सोल्यूशन है या क्रिएटिव थिंकिंग है? हाँ, क्रिएटिव थिंकिंग है। तो इससे क्या हुआ? आर्ट। तो इकोनॉमिक्स को क्या बोलोगे, साइंस या आर्ट? बोथ। इकोनॉमिक्स इज बोथ अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट। साइंस while studying the application, sorry, science while studying the problem and art while solving the problem. लिखो, economics is both a science as well as an art. Economics is both a science as well as an art. Science while studying the problem and art while solving the problem. साइंस वाइल स्टडिंग द प्रॉब्लम एंड आर्ट वाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम, ये लिखा आपने? ओके। अभी जब कोविड का वैक्सीनेशन हुआ अपने यहाँ पे, आई होप ऑल ऑफ यू आर वैक्सीनेटेड। सो कोविड का जब वैक्सीनेशन हुआ, सो इंडिया फाउंड आउट समथिंग वेरी क्रिएटिव एट दैट मोमेंट. वी मस्ट अप्रिशिएट द करंट लीडरशिप इन दैट एरिया. वैक्सीनेशन जनरली जब बच्चे छोटे होते हैं तो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कंपलसरी वैक्सीनेशन, आप हम सबको वैक्सीन लगी हुई हैं कुछ कुछ बीमारियों की बचपन में. और वो वैक्सीनेशन का सिस्टम अभी भी हमारे यहाँ बहुत बेकार था कि डॉक्टर की एक फाइल होती है, फाइल में वैक्सीन के वो जितने भी पीछे के टैग्स हैं वो निकाल निकाल के चिपकाता जाता है, और एक घर में फाइल 2-4 साल में एवरेज फट जाती है, तो वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड गुम. हमारे यहाँ आंगनवाड़ी करके एक जगह होती है जहाँ पे
प्रेग्नेंट लेडीज और छोटे बच्चों का ध्यान रखा जाता है, वहां पर वैक्सीनेशन रिकॉर्ड मोबाइल नंबर से कनेक्ट किए गए, पेरेंट का मोबाइल नंबर लिया गया और डेटाबेस में मेंटेन किया गया कि जब इस बच्चे का जन्म हुआ तो इसके पेरेंट्स को उससे टैग किया गया और उनको रेगुलर रिमाइंडर जाने लगे हिंदी लैंग्वेज में कि आप अपने बच्चे का अगला वैक्सीनेशन करवा के जाइए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ये कर रहे हैं, समझिएगा जरा। प्राइवेट डॉक्टर तो घर पे 6 फोन लगवा देता है क्योंकि उसको वैक्सीन बेचनी है आपको। गवर्नमेंट हॉस्पिटल से इंटीमेशन जाती हिंदी में कि आपके बच्चे का वैक्सीन ड्यू है। तो ये तो चल ही रहा था, पर जब कोविड आया और कोविड के पहले हमारे देश में आधार काफी अच्छे लेवल तक स्प्रेड आउट हो चुका था। सो वी मस्ट अप्रिशिएट दैट हमने एक ऐसा वैक्सीनेशन कॉन्सेप्ट लॉन्च किया इंडिया में कोविड का, आपके आधार से लिंक्ड वैक्सीन सिस्टम। तो सबसे बढ़िया क्या हुआ, आप पूरे इंडिया में कहीं पे भी वैक्सीन लगवा सकते हो और रिकॉर्ड इमीडिएटली अपडेट हो जाता है। मतलब मैं एक वैक्सीन दिल्ली में लगवा सकता हूं, दूसरी कन्याकुमारी में। आप इमेजिन करो जो फ्लेक्सिबिलिटी मिली इस कंट्री को लोगों को ट्रैवल करने के लिए, मूव करने के लिए विदाउट द फियर कि मेरा अगला वैक्सीन डोज मैं कहां पे लूंगा। हालत ये थी, अरे यहां खाली यहां चले जा, वहां खाली है वहां चले जा। हुआ था कि नहीं ऐसा? Scientific way of giving vaccinations was connected with the artistic way with the Aadhaar to maintain two things: comfortable vaccination to the public and a proper record of vaccination of the public. अभी हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर जी, वो व्हाट्सएप ने सॉरी क्या यूट्यूब शॉर्ट्स पे भी छाए हुए रहते हैं आजकल। पता नहीं क्या कोई लोग हैं जो उनके शॉर्ट्स निकाल निकाल के डालते रहते हैं। बड़ा प्यारा आदमी है वो। सुना आपने उसके वीडियो उसके स्टेटमेंट सुने कभी? एस जयशंकर जी के। पता नहीं कौन है, पता है कि नहीं कौन है? सुना है उनको बोलते हुए कभी? बहुत प्यारा आदमी है वो। पहली बार मैं 43 इयर्स का हूं अब, तो पहली बार मैं जिंदगी में देख रहा हूं कि इंडिया वाले दुनिया वालों को जवाब दे रहे हैं आजकल। पहली बार मतलब जब रशिया यूक्रेन चालू हुआ था, तो रशिया यूक्रेन वॉर चालू हुआ, तो रशिया यूक्रेन पड़ोसी हैं और पेट दुखता है, एक दादाजी हैं दूर बैठे हुए, अमेरिका उसका, पता है ना डिस्टेंस दोनों के बीच में। देखो जरा तो पता चलेगा कि दुख कितना दर्द होता है अमेरिका को जब किसी इंसान को कष्ट पहुंचता है। ये है भाई यूक्रेन, यूरोप की एक कंट्री, और यूक्रेन से लगोलग कौन है? ठीक है, अब रशिया। ये बिल्कुल पड़ोस में जरा सा साइड में खसक के ये रहा रशिया। अब रशिया कितना बड़ा वो देख लो आप। ठीक है, अभी रशिया यूक्रेन आपस में लड़े, दर्द इंसानियत के नाते हुआ उल्लासनगर सिंधी एसोसिएशन को। और ये पीछे के पीछे से नहीं होता है दर्द, ये पूरा यहां से घूम के जाते, फिर ये यहां से हथियार भेजते हैं, पूरा वर्ल्ड क्रॉस करते हैं और फिर यहां आके रशिया से लड़ते हैं ये लोग। क्यों? मानवता के नाते। भिंडी कोई मानवता के नाते नहीं है। अमेरिका का ओरिजिनल सप्लाई टू द वर्ल्ड इज डॉलर्स एंड गन्स। पूरी दुनिया में शांति हो तो अमेरिका की फैक्ट्रियां बंद हो जाती हैं, क्योंकि अमेरिका की फैक्ट्री सबसे ज्यादा बनाती है गन्स, और गन कल्चर और गन इकोनॉमी वहां पे बहुत फेमस है। जी बेटा, गन कल्चर गन इकोनॉमी मतलब गन कल्चर का आलम क्या है? एक वर्ड होता मास शूटिंग्स, सुना है आपने? मास शूटिंग का ये मतलब होता है कि जैसे मान लेते हैं ये मेरे से बच्चे बात कर रहे हैं और मैंने इसको कुछ इसने ऐसा बोला तो मैंने इसको डांट दिया। क्या नाम है बेटा आपका?
अभिराज, मैंने अभिराज को डांट दिया, अभिराज का दिमाग खराब हुआ, अतः माजी सटकली। अगले दिन अभिराज क्लास में एंटर होता है, मैं ऐसे ही पढ़ा रहा हूं और अभिराज अपनी गन निकालता और सबको धड़ 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 धड़। बहुत बोल रहे थे ये। चलो, आपको सुन के अजीब लगेगा, ये अमेरिका में रूटीन है। और अमेरिका में रूटीन क्यों है पता है? एवरी सिटीजन कैन बाय अ गन। यू वोंट बिलीव मी? जब कोई मास शूटिंग का ट्रैकर और काउंटर चलाने लगे, मतलब इतनी बार हो चुका है कि आजकल न्यूज ही नहीं आती है। ये 28 मार्च देखो, लिस्ट ऑफ मास शूटिंग्स आ रही है। ये रेड डॉट्स मास शूटिंग होती है जहां पे, इसकी लिस्ट होगी, आपको लेटेस्ट वाला भी मिल जाएगा। 27 मार्च को ही हुआ है, उसके नीचे 13 फरवरी। कितने मरे? 7। एक में इंजर्ड 4, 5, 7, 1। ये देखो जनवरी 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 2022 में गिनना जरा। ये है एवेंजर्स का अमेरिका, ये है डॉलर वाला अमेरिका, ये है गूगल फेसबुक वाला अमेरिका। जी हाँ, स्वाभाविक सी बात है, वेरी वैलिड क्वेश्चन। मास शूटिंग का कोई लॉजिक नहीं है। जैसे एक तो क्या आपके हाथ में गन है, सबसे बड़ी बात, तो आपका जरा दिमाग खराब होगा, आप कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात क्या है, जैसे आप और हम, जैसे इंदौर में एक एरिया है नोवेल्टी मार्केट, जहां पे मोबाइल्स बिकते हैं खूब। तो जैसे बच्चे जाके लेके आते हैं, पापा मैं मोबाइल लाया, तो वहां बच्चे अपने घरों में जाते, डैड आई गॉट दिस गन, तो डैड ड्रॉर से निकाल, आई हैव अ बिगर वन। इंडिया में आज भी अगर आपको गन चाहिए हो तो आपको एसपी ऑफिस के चक्कर लगवाते 4-4 साल। और इंडिया में ये रूल है कि अगर आपको गन के साथ बुलेट्स दिए हैं तो आपको हर साल बुलेट्स का रिकॉर्ड देना पड़ेगा, कहां चलाई। पता चला, आप बोलो क्यों बताऊं, बोले आओ जरा खोपचे में, फिर क्यों चलाऊं, क्यों बताऊं। मतलब मैंने रैंडमली निकाला आपके सामने, देखो। और ये आपको न्यूज में कभी भी नहीं दिखता। लो, आएंगे आएंगे, अभी बोल रहा हूं मैं उस पर क्यों होता है। एक तो ओपन गन कल्चर है, दूसरा वहां रेसिज्म बहुत है। तो ठीक है ना, मारने कूटने के बाद क्रिमिनल लॉ का करोगे क्या, रुक रहा है क्या, ये बताओ आप। तुम इंडिया में इससे 5 गुना ज्यादा पॉपुलेशन है, नाराज हो जाता है आदमी, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, गोलियां तो नहीं चलाता ना। ये उन लोगों के लिए जिनको ऐसा लगता ना इंडिया में कुछ नहीं हो रहा है। मैं 2-3 फैक्ट्स शेयर करता हूं आपसे। क्या है, आपको अपने काम से प्यार होना चाहिए और अपने देश से भी जेन्युइनली प्यार होना चाहिए, इसलिए नहीं कि सब कर रहा तो मैं करूं। जैसे मैं बच्चे प्लेसमेंट में रहते तो बच्चों की मम्मी या पापा ऐसे बात होती है तो बोलते हैं यार दिल्ली नहीं भेजेंगे हम हमारी बेटी को, यार दिल्ली अनसेफ है। उनको ऐसा लगता है दिल्ली में हर दूसरा आदमी रेपिस्ट है, अभी पकड़ेंगे और मेरी बेटी के साथ कुछ कर देंगे। परसेप्शन तो यही है। सॉरी टू यूज दीज वर्ड्स बट द रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट दिल्ली, इट इज न्यूयॉर्क। स्पाइडरमैन जिन गलियों में ऐसे ऐसे करके जाता हुआ दिखता ना आपको, वो पतली गलियां, वहीं पे लड़कियों को घेर के अंदर ले जाते हैं, गलत हरकत करके छोड़ देते हैं।
वहां रेसिज्म बहुत ज्यादा है। आपको पता है वहां 10वीं तक स्कूल कंपलसरी नहीं है, होम स्कूलिंग होती है। वो होम स्कूलिंग क्यों होती है? क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों को भेजने से डरते कि कोई मार डालेगा हमारे बच्चों को। और वहां 10वीं के बाद एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होता है जिससे आप कॉलेजेस में जाते हो। अमेरिकन पिक्चर देखना ना, वहां कॉलेज अलग होते हैं, सब कैसे ड्रॉर्स बने होते हैं, रोज आके ड्रॉर्स में से किताबें निकालते हैं और फिर कॉलेज अटेंड करते हैं। ये आलम है। और अमेरिका को दर्द कैसे होता है कि रशिया यूक्रेन लड़ रहे हैं आपस में, तू तेरा घर संभाल ले, तेरे यहां बच्चे गोलियां चला रहे हैं। ये कोई देखता नहीं है, ये कोई समझता नहीं है। तो चक्कर क्या है, अब जैसे आप जब भी ऐसी पॉलिटिकल एंगल्स को समझने, देखो इकोनॉमिक्स में क्या है, ऐसी चीज समझना जरूरी है। रीजन बताऊं मैंने क्यों डाला, क्यों ये कॉन्वर्सेशन अभी। रशिया यूक्रेन लड़े, ठीक है, अब बाकी सारे देश रशिया के विरोध में आ गए। वो बोला रशिया को बॉयकॉट करो, बॉयकॉट करो, बॉयकॉट करो। ये पिछले 1 साल से चल रहा है वॉर, हाँ, देश दुनिया में। सबने बोला रशिया के साथ कोई व्यापार नहीं करेगा। ठीक है, नहीं करेंगे, तुम भी मत करो ना। तो इंडिया के साथ क्या है, इंडिया को ऑयल लगता है भाई, हमको पेट्रोल चाहिए। हमारे पास जितना पेट्रोल हमें चाहिए, हमारे पास उसका 30 लीटर ही है। जैसे अगर हमें 100 लीटर पेट्रोल चाहिए इंडिया में यूज करने के लिए, तो हमारे खुद के पास हमारा 30 लीटर है। सो वी इंपोर्ट 70 लीटर ऑफ पेट्रोल, मतलब क्रूड ऑयल। सिंपल सी बात बोलूं तो, मैं सिंपल भाषा कर रहा हूं। 100 लीटर पेट्रोल अगर चाहिए तो अपने पास कितना है, बाकी कहां से आएगा, बाहर से आएगा। बाहर कौन देता पेट्रोल? नहीं नहीं, गल्फ कंट्रीज भी हैं, ओपेक, ऑयल पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक वगैरह हमें देते। अब सबने बोला रशिया, और रशिया भी देता है पेट्रोल, थोड़ा रशिया से मतलब हाँ नहीं लेते। तो जयशंकर जी ने एक लाइन बोली, उनसे किसी ने पूछ लिया, तो जयशंकर जी ने बोला वी आर रेडी टू डू व्हाट द वर्ल्ड इज सेइंग, बट व्हाट द वर्ल्ड हैज टू डिसाइड फर्स्ट। जितना तेल हम रशिया से ले रहे हैं 1 महीने में, उससे ज्यादा तेल हर दिन यूरोप लेता है उनसे। मतलब जितना मेरा महीने भर का परचेज है, उतना 1 दिन का उनका, तो उनको भी बंद कराओ ना। ये तो कैसी बात हो गई कि आप चौधरी बने फिर रहे हो पूरी दुनिया में और आपके घर वाले ही नहीं मान रहे आपकी। मैंने मेरे इतिहास, मेरे जीवन के 43 इयर्स में पहली बार देखा है कि हमारे देश का कोई विदेश मंत्री इस प्रकार की बात बोलता है। फिर उससे एक रिपोर्टर पूछता है हुज साइड आर यू, रशिया और द पीस? बोले वी आर ऑन इंडिया साइड। वी आर 17% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, वी हैव आवर ओन से, वी डोंट हैव टू टेक एनी साइड्स। और फिर उसके बाद वो यूट्यूब शॉर्ट्स में आप लोग को आता ना, हो करता हो पीछे। बट द पॉइंट इज इंडिया इज हैविंग अ वर्ड नाउ इन द वर्ल्ड। इंडिया अपनी बात बोलता है आजकल। यार ये है, अभी पूरी दुनिया में हम बच्चों, आपका बचपन से एक क्वेश्चन आएगा कि दुनिया में डॉलर इतना डिमांड में क्यों है? $1 इक्वल टू 80 रुपीज है, ऐसा क्यों नहीं हो सकता $1 इक्वल टू 1 रुपी हो जाए? ऐसा मन में सवाल आता है। वो इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि पूरी दुनिया में डिमांड डॉलर की ज्यादा है। अब मैं अगर क्रूड ऑयल भी खरीदने जाता हूं तो मुझसे डॉलर में पैसे मांगते हैं। अब डॉलर में घर में बना सकता हूं या डॉलर कमाने पड़ेंगे? कमाने के लिए एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, और हम दुनिया को एक्सपोर्ट कम करते और दुनिया से मंगाते ज्यादा है, तो हमारी हालत खराब रहती है हमेशा। अब हमने रशिया से बात करी, हाँ भाई रशिया, बोले बोलो पेट्रोल दोगे? बोले देंगे। बोले हम डॉलर नहीं देंगे? बोले हमको भी नहीं चाहिए डॉलर, तो तुम रुपीज दो। तो अब रशिया और इंडिया का ऑयल ट्रेड रूपी रूबल में चल रहा है। तो इससे हमारी डॉलर डिमांड बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी। हम ये ईवी रिवॉल्यूशन को इतना पुश क्यों कर रहे हैं कि हमको दुनिया से क्रूड ऑयल कम से कम खरीदना पड़े। कम से कम खरीदेंगे तो क्या होगा, डॉलर की डिमांड बढ़ेगी या घटेगी? हाँ, कम हो जाएगी। तो हमारी करेंसी वीक होगी या सॉलिड होगी? वेलकम टू द न्यू इंडिया। जो आपके पिताजी लोगों ने बदलता नहीं देखा, मैंने बदलता नहीं देखा, आप देख रहे हो और देखोगे।
ये फर्क है. सो व्हेन यू टॉक अबाउट इकोनॉमिक्स एट अ लार्जर स्केल, तो उसमें पॉलिटिक्स, फाइनेंस सब जुड़ जाता है बेटा. क्योंकि इकोनॉमिक्स कोई आइसोलेशन में केमिकल रिएक्शन तो है नहीं कि लेबोरेटरी में कर लूं. इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस, समझना जानना. तो इकोनॉमिक्स इज अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट. साइंस while studying the problem, art while solving the problem. यहां तक समझा. साइंस को और थोड़ा बारीकी से समझते हैं अपन. बीइंग अ साइंस उसको और क्या कर सकते हैं हम, क्या होता है. तो सर साइंस के अंदर जैसे बोलते हैं ना, बायोलॉजी में बॉटनी और जूलॉजी, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, तो वैसे ही साइंस एज अ कैटेगरी, इकोनॉमिक्स को अगर मैं साइंस मानता हूं तो उसके भी दो डिवीजन हो जाते हैं, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव. क्या होते हैं. अब ये क्या चीज होती है सर, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव. क्या नाम है इसका, ऋषिता है ना. हाँ, ऋषिता एक दिन डॉक्टर के पास गई. डॉक्टर के पास, अभी ऋषिता ऋषिता है, जैसे कल से हम देख ही रहे 2 दिन से, मतलब रोक नहीं पाती वो खुद को, विथ ऑल गुड इंटेंशंस. मतलब ऐसा कुछ नहीं है. ऐसा होता ना, मतलब नटखट होना कि मैं बोल ही तो रही हूं, मैं गलत क्या बोलूं, तो टॉपिक ही तो बोल रही हूं मैं, इतना पढ़ के रखा है, कोई तो सुन लो. करेक्ट. तो ये डॉक्टर एक दिन ऐसा होता ना, अभी जैसे मौसम बड़ा अजीब लुका छुपी खेल रहा है हम सबके साथ. ना सर्दी हो रही है ना गर्मी हो रही है, प्रॉपर गर्मी भी नहीं आई है. मतलब ठंडी छाछ पीने का पूरा मन भी नहीं हो रहा. हो रहा है क्या. अभी फ्लो वाली गर्मी नहीं है, मतलब जैसी एक्चुअल गर्मी होती है. एम आई करेक्ट. ऐसी ऐसे मौसम में हम लोग बीमार पड़ते हैं. यस और नो. तो एक दिन ऋषिता की तबीयत ठीक नहीं थी, इसको अच्छा नहीं लग रहा था, मजा नहीं आ रहा था. ऐसा होता ना, अपन सब किसी दिन उठो, यू फील लथार्जिक, मजा नहीं आ रहा है. अब ऋषिता बिंग ऋषिता गोस टू द डॉक्टर. और डॉक्टर उसका फैमिली डॉक्टर, उसको देखते समझ गया, ये बचपन से देखता आ रहा हो डॉक्टर उसको. तो डॉक्टर साहब के पास जाके बोलती, डॉक्टर साहब न दिन को चैन है न रात को करार है, न दिन को चैन है न रात को करार है, प्लीज चेक कीजिए क्या मुझे बुखार है. तो डॉक्टर बोले, ऋषिता तू नहीं सुधरेगी, देखो बुखार में भी मजा आ रहा है. अरे बोले अब है तो है ना, चेक कर लो. बोले हो क्या रहा है. बोलती पढ़ने में नहीं लागे दिल, दिल पे क्या पड़ गई मुश्किल, है रात भी सुनी सुनी लागे, है दिन भी सुना सुना लागे, कोई ये तो बताए मुझे क्या हो गया है. तो डॉक्टर साहब पूछते हैं, क्या कर रही हो आजकल. बोले मैंने सीए ज्वाइन किया है. तो डॉक्टर साहब बोलते, गॉड सेव द टीचर्स. तो बेटा तुम्हारे स्केड्यूल हेक्टिक और तुम्हारे एक्साइटमेंट के कारण लग रहा है, ठीक है. फिर धीरे से उसको स्टेथियोस्कोप लिया. डॉक्टर क्या करता है, कोई भी डॉक्टर जिसके पास आप जाते हो, बिलीव असाइड ऋषिता, हम सब भी जाते तो डॉक्टर साहब क्या करते, सर बेसिक चेक्स करते. स्टीथियोस्कोप लेते, बोले भाई पहले तो ये चेक करते 2-4 बार वो अलग अलग जगह पे लगा के बराबर. फिर क्या बोलते, मुंह खोलो. फिर कभी वो टॉर्च लेके इधर से देखते हैं, इधर से देखते हैं, नोजी दिखाओ. फिर वैसे पल्स चेक करते हैं, करते हैं. फिर वो बोलते हो कि पेट दुख रहा है, फिर उसे पेट को हाथ लगाते हैं, इधर दुख रहा है, इधर दुख रहा है. गुदगुदी हो रही है. अबे दुख रहा है कि नहीं है बता. बच्चे तो अच्छे ही होते ना, छोटे बच्चों को लगा तो हंसने लग जाते हो. तो बोले कुछ खाया था, भंडारा था कल, हनुमान जयंती पे पूरी सब्जी सूती है, और सुबह सुबह ठंडाई, दिन में चूरमा,
और रात को पूरी सब्जी। तो डॉक्टर साहब मुस्कुराए। जय हनुमान। बोले तबीयत खराब हो गई लगता है, तुम्हारी फूड इन्फेक्शन ज्यादा लग रहा है मुझे, एक काम करो एक टेस्ट करा के लाओ। बोलते कौन सा? कोविड टेस्ट। वो मत करा, वो तो पुराना हो गया। कोविड की तो इज्जत ही नहीं बचा के रखी आजकल। कोविड भी लाइक कोई इज्जत ही नहीं कर रहा हमारी। हम अलग अलग रूप में आ रहे हैं फिर भी लोग लोड नहीं ले रहे हमारा। तो डॉक्टर साहब ने बोला जाओ बेटा चेक करा के आओ। तो इसने गई। अब ऋषिता बिंग ऋषिता लैब में गई। तो बोले आपके हाथ पे बांध के सैंपल निकालेंगे। अब इसने स्कूल में कभी कोई ब्लड टेस्ट करवाया होगा, तो वहां क्या चॉकलेट मिलती थी। तो ये बोलती है ये खून की चॉकलेट मिलेगी कि नहीं? तो कंपाउंडर कौन है यार ये? तो फिर इसकी सहेली इसको पकड़ के बैठी, बोले चुप कर यार, तू यहां तो चुप रहे। तो फिर दिया। हाँ कितना खून निकाल लिया इनने मेरा। अब भाई साहब टेस्ट हुआ मैडम का। टेस्ट होने के बाद शाम को इनकी रिपोर्ट मिली। अब रिपोर्ट में, वो रिपोर्ट आप कभी देखते हो, पैथोलॉजी की रिपोर्ट होती है वो, उसमें कई जगह हाइलाइटर लगा हुआ रहता है। अब अपने को किसी को भी वो रिपोर्ट समझ नहीं आती है क्योंकि वो मेडिकल बेस पे। बट ऋषिता बिंग ऋषिता सब ठीक तो है। तो पैथोलॉजी लैब वाला बोलता है वो डॉक्टर साहब बताएंगे, तो आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, बता तो दो। तो बोले उनसे ही पूछना। तो डॉक्टर साहब देखते हैं फूड इन्फेक्शन है, ज्यादा इधर उधर का मत खाओ। और अगले 2 दिन बर्थडे पार्टी है मेरी फ्रेंड की, कंजूस है, कभी पार्टी देती नहीं है, मौका मिला है। अरे देवी जी मत खाओ अभी। ठीक है मैं पार्टी पोस्टपोन करा देती हूँ उसकी। अब डॉक्टर साहब बोलते कि ठीक है चलो। तो अब बोले इसकी दवाई मैं दे रहा हूँ, सुई लगाओ। मैं नहीं लगवा रही सुई। अच्छा दवाई दे दूं? हाँ दे दो। दवाई दे दी। अब ये पूरी कहानी के अंदर 2 बातें हैं। नंबर 1, डॉक्टर साहब ने जो चेकिंग ऋषिता की एज अ पेशेंट करी, वो किसी और की भी करेंगे या सिर्फ ऋषिता की ऐसी चेकिंग करेंगे? सो इट्स अ स्टैंडर्ड वे। हेलो। और डॉक्टर साहब ने जो रिपोर्ट निकाल के दी और पैथोलॉजी लैब वाले ने रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट से प्रॉब्लम सॉल्व हो गई या प्रॉब्लम और फैक्ट्स क्लियरली निकल कर आ गए? क्लियरली निकल के आया ना ब्लड रिपोर्ट में क्या क्या है, बराबर। और डॉक्टर साहब ने फिर रिपोर्ट देखी, बच्ची को देखा, बच्ची को देखा, रिपोर्ट को देखा, इन दोनों को देखा। और डॉक्टर ने डिसाइड करा कि मैं ट्रीटमेंट क्या दूं जिससे ये ठीक हो जाए, बराबर। तो इस पूरे डिस्कशन में, पूरे कॉन्वर्सेशन में 2 बातें थी। वी स्टडीड द प्रॉब्लम एंड वी ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम। when you try to study the problem and study the facts as they are without saying कि क्या होना चाहिए, you are studying positive economics। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स से कहने का मतलब ये होता है जब आप फैक्ट्स को एज इट इज स्टडी करो, फैक्ट्स को एज इट इज समझो, उसमें ये बात नहीं करोगे कि क्या होना चाहिए, क्या बात करोगे, क्या है, दैट इज पॉजिटिव साइंस। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस व्हेन यू डिसाइड कि ये है पर होना ये चाहिए और उसके लिए हम ये कर सकते हैं, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। हेलो। सो पॉजिटिव इज अबाउट स्टडिंग द सिचुएशन, नॉर्मेटिव इज अबाउट सॉल्विंग द सिचुएशन। पॉजिटिव टॉक्स अबाउट क्या है, नॉर्मेटिव टॉक्स अबाउट क्या होना चाहिए। हेलो, समझा क्या? ठंडी हवा आई क्या? बधाई हो। क्या है? एसी बंद है। क्या होना चाहिए? हो गई। कल पता चला क्या है, अरे बंद पड़ी थी, चेक किया, सुधारा, अब चालू हो गई। हेलो। व्हाट इज अ मैटर ऑफ पॉजिटिव साइंस, व्हाट शुड बी इज अ मैटर ऑफ। पक्का? वेरी गुड, इसको नोट करो जरा।
जी बिटिया। द थिंग्स एज दे आर, वो क्या ये स्क्रीन पे कांच पे लिखो ना, या आई पेंसिल थोड़ी अजीब ही चलती है। इट स्टडीज थिंग्स एज दे आर, मैं कोशिश करता हूं उसको सुधारने की। एज दे शुड बी। जी। ऐसा तो नहीं है। क्या होना चाहिए, ऑट टू बी। ऑट को सिर्फ नहीं क्यों करना, ऑट टू बी लिखने में क्या दर्द है। आपने कहा स्कूल में कहा पढ़ लिया कि वो मॉरल ड्यूटी से ही रिलेटेड होता है। ऐसा होना चाहिए। अब ऐसा होना किस एंगल से चाहिए ये कैसे डिसाइड करेंगे। मॉरल वैल्यूज आर ऑलवेज पर्सन स्पेसिफिक। ऐसा होना चाहिए। कर लिया, नोट करा क्या। शुभांग, इंटरमीडिएट में इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव दोनों आएगा, अगर ऑब्जेक्ट उन्होंने न्यू सिलेबस लागू नहीं करा तो। अगर न्यू सिलेबस लागू करा तो वो जो इकोनॉमिक्स इंटरमीडिएट में अभी बैठा हुआ है वो फाउंडेशन में आ जाएगा। आपके ऊपर नहीं लागू होना है वो, आप तो ये सिलेबस पढ़ रहे हो। अब अगर जैसे आपने फाउंडेशन इससे क्लियर किया और न्यू सिलेबस से आप जब इंटरमीडिएट में जाओगे तो वहां से इकोनॉमिक्स गायब हो जाएगा, अगर न्यू सिलेबस रहा तो। क्योंकि वहां 8 नहीं 6 सब्जेक्ट हो जाएंगे। हाँ, उधर वाला इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना पड़ेगा, फिर छूट जाएगा तुम्हारा। जी, नोटेड। मैं रैपिड फायर दो चार छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछता हूं, आप मुझे सेंटेंसेस सुनने के बाद बताना ये सेंटेंस पॉजिटिव है या। रेडी, बोलूं। ओके। कुछ दोस्त आपस में बात कर रहे होते हैं और दोस्त बात करते करते एक दूसरे से कुछ सेंटेंसेस बोलते हैं। वो सेंटेंसेस मैं बोलूंगा, उस सेंटेंस पे आप बताना ये पॉजिटिव है या। ठीक है। पॉजिटिव में क्या होगा, सॉल्यूशन होगा या सिचुएशन होगी। और नॉर्मेटिव में। ओके। चार दोस्त आपस में बात कर रहे हैं, पहला दोस्त दूसरे दोस्त को बोलता है यार इंडिया में बहुत सारे लोग टैक्स चोरी करते हैं। पॉजिटिव। दूसरा बोलता है इंडिया का टैक्स स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और टैक्स रेट्स बहुत ज्यादा हैं। तीसरा बोलता है अगर टैक्स स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई कर दें और टैक्स रेट कम कर दो तो बहुत लोग टैक्स पे करेंगे। पक्का। पहले दो बता रहे थे क्या है, तीसरा बता रहा था की पॉइंट टू फाइंड आउट वुड बी, जब आपको कोई ऐसा बोले कि ये होना, सो दैट वुड बी। समझा क्या। और करते हैं। कोविड की 2 वेव इंडिया ने दुनिया के कंपैरिजन में ढंग से हैंडल करी। हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। कोविड फिर से आ रहा है, लेकिन अगर हम बेसिक हाइजीन का ध्यान रखेंगे। है क्या समझ में आया ना। ओके। खेती बाड़ी करना इंडिया में मुश्किल होता जा रहा है। भारत सरकार बहुत सारी चीजें फ्री में बांट रही है। अगर नॉर्मेटिव कैसे हुआ, भारत सरकार बहुत सारी चीजें फ्री में बांट रही है। हाँ हाँ, एक मिनट, आपका व्यू है नॉर्मेटिव, बोलो बेटा क्यों। मैंने ये थोड़ी बोला फार्मर को बांट रही है, सबको बट रहा है भैया, अभी बहनाओं को मिला है। उनको भी बांट ही रहे हैं। अभी सिर्फ एक ही जना पे कर रहा है, मिडिल क्लास, आपके पापा मैं हम जैसे लोग जम के टैक्स पे करते हैं।
हाई क्लास को फर्क पड़ता नहीं है, वो इतने करोड़पति है कि 2 5 10 लाख कोई ले जाता है टैक्स में तो उनको फर्क पड़ता नहीं। लोअर ग्रुप को टैक्स लग नहीं रहा, वो वोटर है। आपके पापा जैसे लोग, हम जैसे लोग गिनती में 4 5 करोड़ हैं जो इतनी मेहनत कर रहे हैं और टैक्स भी जम के पे कर रहे हैं। तो अब सवाल तीसरा ही आता है, भारत सरकार को टैक्सेशन सिस्टम को ऐसा कर देना चाहिए कि बर्डन सब पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। हाँ, समझा? सो नाउ पॉजिटिव नॉर्मेटिव क्लियर, इंडक्टिव डिडक्टिव क्लियर, साइंस एंड आर्ट क्लियर, वेरी गुड। क्वेश्चन खुल गया आज अपने। आ जाओ, आपका पीडीएफ निकालो आपके मोबाइल ऐप में। पीडीएफ निकाला? आई होप मैंने सारे बच्चों को ऐड कर दिया है अभी तक के। आप में से कोई रह तो नहीं गया ऐड होने के लिए? आपने बेटा रिक्वेस्ट अभी भेजी क्या? जी बेटा, फर्स्ट डे को ही भेज दी थी। एक मिनट, मेरे पास अभी कोई भी रिक्वेस्ट पेंडिंग नहीं दिख रही है। एक मिनट, चालू हो जा। ये 2 एसियां चालू हो गई, पीछे वाली बंद हो गई क्या? उसको भी चालू करा देंगे, चिंता मत करो। एटलीस्ट तुमको भरोसा तो हो गया कि अब रिपेयरिंग होती है। डेवलपर ऑप्शन को हैंडल करते हैं। मेरा इंटरनेट कनेक्शन बांध के बैठ गया ये, एक सेकेंड। आप लोगों को आज पीडीएफ में ये करना है। एक मिनट, मैं तब तक बाकी कोई रिक्वेस्ट पेंडिंग हो तो अप्रूव करता हूं। ये आप जरा देखो अब आपके नोट्स में, मैंने कल आपको पेज 3 से पढ़ाना चालू करा था, माइक्रो मैक्रो। आज मैंने पेज 3 पढ़ा दिया है आपको, मैंने पेज 4 पढ़ा दिया, पेज 5 पढ़ा दिया, और इंडक्टिव डिडक्टिव पेज 5 तक जा रहा हूं मैं। सो नाउ 3 इज डन, 4 इज डन, 5 इज डन। तो आज आपको पीडीएफ में क्या पढ़ना होगा जाके घर पे? 3 कल अगर नहीं पढ़ा हो तो 3, 4 और 5, और 3, 4, 5 से रिलेटेड पीछे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस बना रखे हैं मैंने। थोड़ा पीछे जाइए, पीछे जाएंगे। पहली कैटेगरी है डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एंड नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। ये मैंने नहीं पढ़ाया अभी आपको। एल्फ्रेड मार्शल ने क्या कहा, एडम स्मिथ ने क्या कहा, क्यों नहीं पढ़ाया? आप पढ़ के नहीं आए थे क्या? मैं पढ़ के आया हूं, पर वो 80 की उम्र में 4 ऐसी लाइन बोलता है जिसमें गागर में सागर होती है, तो वो समझ में तो तब आए जब हम थोड़ा टाइम दें। तो आप इससे आगे जाओ, आपको एक टॉपिक मिलेगा यहाँ पे आपके इसमें पीडीएफ, पेज नंबर 25 ऑफ पीडीएफ दिखता है, पॉजिटिव नॉर्मेटिव माइक्रो मैक्रो। हेलो, ये करीबन 29 क्वेश्चंस हैं, नहीं सॉरी 36 हैं। ये 36 क्वेश्चन आज आप ट्राई करोगे, बराबर? अब ट्राई करने का ये मतलब नहीं है, सुन लेना भैया, ट्राई करने का ये मतलब नहीं इसको क्या ही पता चलेगा, मोबाइल में करो नहीं करो कौन देखता है। आप एक अपनी रफ शीट या रफ कॉपी जो मेंटेन कर रहे हो उस पे कल आंसर ऐसे लिख के लाना, अपने वाले जो जो आपने ट्राई करे। अगर 1 का ए है, 2 का सी है, 3 का डी है, 4 का बी है, ऐसा लिख के लाना कल। और मेरे साथ जब मैं क्लास में चेक करवाऊंगा आपको तो आपको पता चलेगा कैसे। माई मेथड ऑफ वर्किंग वुड बी दिस एज फॉलो। सुनो, ये 36 क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा क्लास में। अब यहां इस बात से कोई जब यही डिस्कस करेगा तो हम घर पे क्यों करें? इसीलिए क्योंकि मुझे तो फीस मिल जाएगी, पर तुम्हें जो अकल चाहिए वो 2 तरीके से आएगी। एक तो तुमने आज जो सोचा अपने मन से, और फिर कल जब तुम मेरे से सुनोगे तो तुमको लगेगा अच्छा मुझे तो ये लग रहा था लेकिन ये है ऐसा। ये जो लग रहा था वर्सेस है ऐसा की जो एक्सरसाइज है,
ये जितनी बढ़ती है उतना एमसीक्यू सॉल्व करने की कैपेबिलिटी सुधरती है। समझ गए? करके लाना। ओके, ठीक है। आज की बातचीत को यहां विराम देते हैं। धन्यवाद।